हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बबलू सैनी, स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर अपन चला रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी फर्स्ट यूनिट में अपन जाल प्रमेय वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट प्रमेय अपन की हो चुकी थी अध्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम। आज जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है थेवेनिन प्रमेय। इस थेवेनिन प्रमेय का पहले अपन स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट के बाद इसको अपन प्रूफ करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है कि इस प्रमेय के अनुसार रैखिक प्रतिबाधाओं और जनित्रों से युक्त कोई द्विटर्मिनल रैखिक जाल को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें केवल एक वोल्टा स्रोत ETH और श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा ZTH होती है। ये बोल रहा है कि एक द्विटर्मिनल जाल है जिसमें प्रतिबाधाएं और जनित्र जुड़े हुए हैं। इस जाल को अपन ऐसे परिपथ में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ऐसा परिपथ के बराबर इसको मान सकते हैं कि इसमें केवल एक वोल्टा स्रोत लगा हुआ हो और उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा लगी हुई हो। तो यहाँ पे ETH का मान कैसे निकालेंगे? ETH दिए गए जाल के टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य प्राप्त वोल्टता के तुल्य होती है। जो आपको जाल दे रखा है द्विटर्मिनल जाल, उसके A व B के टर्मिनलों के मध्य जो प्रतिबाधा जुड़ी हुई है उनको खुला कर दो, मतलब उसको हटा दो, तो वो A व B के टर्मिनल खुले हो जाएंगे। उसके बाद उसके मध्य जो प्रतिबाधा होगी वो तो ETH के बराबर होगी, और ZTH उन टर्मिनलों के मध्य प्राप्त प्रतिबाधा, जो A व B है उनके मध्य प्राप्त प्रतिबाधा ZTH होती है। जबकि सभी ऊर्जा स्रोतों को हटाकर उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से क्या कर दिया जाए? प्रतिस्थापित कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि ये थ्योरम ये बोल रही है कि आपके पास कोई जाल है जिसमें स्रोत और प्रतिबाधाएं जुड़ी हुई हैं, वो द्विटर्मिनल जाल है, 2 टर्मिनल है, उसको उस जाल को अपन ऐसा परिपथ में प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसमें केवल एक वोल्टा स्रोत लगा हुआ हो और एक आपके पास श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा ZTH लगी हुई, और जो नया परिपथ बना है उसकी जो वोल्टा स्रोत की वोल्टता है ETH, वो कैसे निकालेंगे? जो आपके पास पुराना वाला जाल दे रखा है उसके टर्मिनलों को खुला रखने के बाद उनके मध्य जो मापित वोल्टता आएगी वो ETH आएगी, और A व B के मध्य मापित जो प्रतिबाधा आएगी, तुल्य प्रतिबाधा, वो ZTH होगी। ZTH निकालते टाइम जो परिपथ में या जाल में जो आपके पास स्रोत जुड़े हुए हैं उन स्रोतों को क्या कर देंगे? हटा देंगे। इसको प्रूव करने के लिए आपके पास एक द्विटर्मिनल जाल दे रखा है, ये वाला परिपथ A, जो द्विटर्मिनल जाल दे रखा है ये वाला, इसमें एक स्रोत लगा हुआ है, 3 प्रतिबाधाएं लगी हुई है, Z1, Z2 और Z3, और द्विटर्मिनल जाल है जिसके टर्मिनल A व B है। A व B के मध्य एक प्रतिबाधा ZR जुड़ी हुई है। ये जो आपके पास फर्स्ट परिपथ A है, प्रमेय के अनुसार इस परिपथ को अपन, इसका तुल्य परिपथ कौन सा होगा? परिपथ B, मतलब पहले वाले को B के बराबर मान सकते हैं। ये स्टेटमेंट में बोल रहा है, प्रमेय के स्टेटमेंट में, कि परिपथ A किसके तुल्य होगा? परिपथ B के। परिपथ B में क्या लगा हुआ है? एक स्रोत लगा हुआ है, एक श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा, और वही टर्मिनल A व B के बीच में क्या लगा हुआ है? प्रतिबाधा ZR लगा हुआ है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है कि परिपथ A और B दोनों क्या होते हैं? तुल्य होते हैं। तो अपन को यही प्रूफ करना है कि परिपथ A व B क्या होते हैं? तुल्य होते हैं। और इन परिपथों को तुल्य सिद्ध करने के लिए इन दोनों परिपथों का अपन कॉमन पार्ट लेंगे, जो उभयनिष्ठ भाग है। और इन दोनों परिपथों में उभयनिष्ठ पार्ट कौन सा है? इसमें भी टर्मिनल A व B के मध्य प्रतिबाधा ZR लगी हुई है, दूसरे वाले परिपथ में भी A व B के मध्य क्या लगी हुई है? ZR। तो 2 परिपथ तुल्य जब होते हैं जब उनके उभयनिष्ठ भागों से प्रवाहित धारा समान हो जाए। इसका मतलब पहले अपन परिपथ A के ZR से प्रवाहित धारा निकालेंगे, फिर परिपथ B के ZR से प्रवाहित धारा निकालेंगे। यदि ये दोनों धाराएं समान आ जाती हैं तो ये परिपथ भी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे, तुल्य हो जाएंगे। तो ये आपको प्रूव करना है, परिपथ A व B को तुल्य सिद्ध करना है। इसको प्रूफ सिद्ध करने के लिए पहले अपन परिपथ A को लेके चलते हैं, इसके ZR से प्रवाहित धारा निकालते हैं। इसके लिए अपन ने क्या किया है? इसमें 2 लूप दे रखी है परिपथ A में। पहली वाली परिपथ की जो लूप है
उसकी में फर्स्ट वाली लूप में अपन मान लेते हैं धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, IS, ये IS धारा मान लेते हैं। दूसरा जो परिपथ है वो पहला वाले परिपथ की जो दूसरी लूप है उसमें मान लेते हैं धारा IR प्रवाहित हो रही है। तो लूप फर्स्ट और सेकंड में वोल्टा वाला नियम लगाना है, किरचॉफ का वोल्टा KVL रूल लगाना है, वोल्टा किरचॉफ नियम। तो यहां से अपन यदि ये पहली वाली लूप में किरचॉफ का नियम लगाएं तो आपको किरचॉफ का नियम बताया हुआ है कि एक निश्चित दिशा में चलते हुए धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इस निश्चित दिशा में चलेंगे, निश्चित दिशा में अपन इस निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टाओं का योग क्या करेंगे, 0, ऐसे चलेंगे पहले वाले परिपथ में इस तरह से। तो इस डायरेक्शन में चलोगे तो आपको बताया है जिस डायरेक्शन में चल रहे हो आप, जिस टर्मिनल से टकरा रहे हो वही साइन आपको लेना है। इस डायरेक्शन में घूमोगे, ऐसे ऐसे घूमोगे तो इधर पहले माइनस टर्मिनल से टकराओगे तो आपके पास -E आ जाएगा। फिर Z1 में, Z1 पे वोल्टता कितनी हो जाएगी, V बराबर IR से Z1 इंटू में IS। चूंकि ये प्लस टर्मिनल है, स्रोत का प्रतिबाधा से जोड़ते टाइम स्रोत का जो टर्मिनल होता है वही आपके पास क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा वाला टर्मिनल। ये प्लस है तो प्लस से जुड़ रहा है तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आगे वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से यदि अपन ये निकालें तो आपके पास क्या आएगी, -E1 आ गया, फिर Z1 IS आ गया क्योंकि ये Z1 में प्रवाहित धारा IS है। Z3 में से दो धाराएं बह रही हैं। इधर से यदि अपन देखें, इधर से तो IS बह रही है और इधर से कौन सी बह रही है, IR। तो यहां से यदि अपन IS को पॉजिटिव लेते हैं तो IR क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो Z3 में से कुल धारा कितनी होगी, IS माइनस का IR होगी, और प्रतिबाधा कितनी है, Z3। तो आपके पास ये जो किरचॉफ का वोल्टा नियम फर्स्ट लूप में लगाया है अपन ने, उसमें आपके पास जो समीकरण आएगी वोल्टाओं का बीजगणितीय योग, आपके पास ये आ जाएगा। इसमें IS और IR को अलग अलग कर लिया तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ऐसे ही आपको वोल्टा का नियम सेकंड वाली लूप में लगाना है। सेकंड लूप में अपन एक निश्चित डायरेक्शन में चलेंगे। निश्चित डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, एक निश्चित डायरेक्शन में ऐसे घूमेंगे इस तरह से। तो Z2 में से प्रवाहित धारा कितनी है, IR। तो Z2 में से प्रवाहित धारा आपके पास कितनी हो जाएगी, ये आपके पास Z2 इंटू में IR वोल्टा हो गई। ZR में से भी IR बह रही है तो ZR IR। इस बार Z3 में से भी दो धारा बह रही है, लेकिन अपन लूप सेकंड में चल रहे हैं तो लूप सेकंड वाली धारा को पॉजिटिव लेना है, IR को पॉजिटिव लेना है और IS को नेगेटिव लेना है। तो धारा कितनी हो जाएगी, IR माइनस IS, और Z3 पे निकाल रहे हैं तो वोल्टा कितनी हो जाएगी, Z3 इंटू IR माइनस IS हो जाएगी। तो यदि यहाँ से अपन IS और IR को अलग अलग सेपरेट करके लिखे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। किरचॉफ के नियम से समीकरण 1 और 2 अपन ने निकाल ली। अपने को ZR से प्रवाहित धारा चाहिए तो इस समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके IR का मान निकालेंगे। तो यहाँ से पहले अपन समीकरण 2 से IS का मान निकाल लेते हैं जो समीकरण 3 के अकॉर्डिंग है। इस समीकरण 3 को अपन समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो अपन इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से IR का मान निकालेंगे। तो IR का मान आपके पास ये आ रहा है। इसको मैंने थोड़ा सा सोल्व किया है। इसमें इस वाली टर्म में, इन दोनों टर्म में से Z1 प्लस Z3 को कॉमन ले लिया। Z1 प्लस Z3 को कॉमन लेोगे तो कॉमन लेके वो किस में भाग में चला जाएगा, Z3 अपॉन Z3 इंटू में EK, ये यहाँ पे बटे में चला जाएगा। और यहाँ से तो कॉमन आ गया Z1 प्लस Z3, यहाँ पे है नहीं तो इसके बटे में आ जाएगा। तो इधर से तो क्या बचा, Z2 बच गया, इधर से क्या बचा, ZR बच गया, और आपके पास ये Z1 Z3 के बटे में क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z3। तो यदि यहाँ से IR का मान निकालें तो आपके पास समीकरण नंबर 4 से वैल्यू निकल जाएगी। इसको आप अलग से नोटबुक में सोल्व करके देख सकते हैं, IR का मान निकाल सकते हो। आपकी समीकरण 1 और 2 दे रखा है, 1 और 2 को सोल्व करके केवल आपको IR का मान निकालना है। अब ये जरूरी है नहीं, मैंने IS समीकरण 2 से निकाला और समीकरण 1 में रखा है। आप IS का मान समीकरण 1 से निकाल के समीकरण 2 में रख सकते हो, रिजल्ट आपके पास वही आएगा। तो ये आपके पास IR का मान आ गया। अब अपन
परमे का स्टेटमेंट देखते हैं। परमे के स्टेटमेंट को यूज करते हुए एक और रिजल्ट निकालते हैं। परमे का पहला स्टेटमेंट क्या था कि जो ETH था उसका मान कैसे निकाला जाता है, टर्मिनल A व B को खुला रखकर, मतलब ZR को हटा दो। खुला करने का मतलब A व B के मध्य क्या लगी हुई है, ZR, उस ZR को हटा दो तो उस A व B के मध्य जो मापित वोल्टता है वो ETH के बराबर होगी। तो वहां पे आपके पास जो सर्किट था, ये परिपथ A था, इसमें आप ZR को हटा दो और ZR की जगह क्या जोड़ दो, ETH, क्योंकि इनके मध्य मापित वोल्टता किसके बराबर होगी, ETH के बराबर होगी। तो मैंने A व B के बीच में ETH जोड़ दिया। इस ETH का मान आपको निकालना है। तो आपको यहां से दिख रहा है कि ये जो ETH और Z3 है ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। Z3 और ETH समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। जब दो शाखाएं समांतर क्रम में होती हैं तो उनपे वोल्टता का मान समान होता है। इसका मतलब Z3 पे जो वोल्टता आएगी वो ETH का मान होगी, क्योंकि दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है। तो आपको क्या करना है, Z3 पे वोल्टता निकालनी है। Z3 पे वोल्टता आ जाएगी वो ETH के बराबर हो जाएगी। Z3 पे वोल्टता कितनी आएगी भाई, Z3 पे वोल्टता निकालने के लिए आप क्या करो, यहां से E वोल्टता जा रही है स्रोत से और कुछ वोल्टता पतन किस पे हो जाएगा, Z1 पे। Z1 पे कुछ वोल्टता खर्च होगी, जो खर्च होगी उसको E में से घटा दो, बाकी किस पे बचेगी, Z3 पे बचेगी, क्योंकि Z2 कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया, खुला परिपथ। तो खुले परिपथ में धारा प्रवाहित होती नहीं है, तो आपके पास Z2 में धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो Z2 प्रतिबाधा कोई काम की नहीं है। केवल आपके पास ये वाला सर्किट बचेगा, इतना सा। इस Z3 में Z3 पे वोल्टता निकालनी है। तो आप क्या करो, E तो आपको दे रखा है, अब Z1 पे कितनी वोल्टता है, वहां पे Z1 पे वोल्टता खर्च होगी, वोल्टता पतन होगा, तो E में से Z1 वाली वोल्टता घटा दो, वो आपके पास Z3 वाली आ जाएगी। अब Z1 पे वोल्टता कैसे निकालेंगे, वोल्टता होती है V बराबर IR ओम के नियम से। तो आपको Z1 में प्रवाहित धारा चाहिए। Z1 में प्रवाहित धारा कितनी आएगी, ये जो आपको सर्किट दे रखा है ये वाला, इसमें जो धारा बहेगी वो ही Z1 में बहेगी, क्योंकि Z1 Z3 स्रोत के श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और पर धारा क्या होती है, V बराबर IR, और V बराबर IR से यदि I निकालोगे तो कितना आएगा, V अपॉन में R आएगा। तो V तो आपको कितना दे रखा है, E दे रखा है, कैपिटल E, और R का मतलब Z1 प्लस Z3, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो Z1 प्लस क्या आ जाएगा, Z3 आ जाएगा। तो यहां से जो I आएगी इस Z1 में प्रवाहित धारा वो कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ गई E अपॉन में Z1 प्लस Z3, ये I आ गई। इसके बाद में आपको चाहिए किसका मान, ETH का। ETH किसके बराबर होगी, Z3 पे वोल्टता कितनी आएगी, E में से Z1 पे कितनी वोल्टता है उसको घटा दो, Z1 पे कितनी आएगी, V बराबर IR से Z1, I इंटू में Z1। ये I का मान इस समीकरण में रख दो, I का मान यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास समीकरण नंबर 5 आ जाएगी। इसको अच्छे से समझ लेना। Z3 और ETH दोनों समांतर क्रम में है। Z3 पे जो वोल्टता आएगी वो ETH के बराबर होगी, तो आपको Z3 पे वोल्टता निकालनी है। Z3 पे वोल्टता कितनी होगी, E वोल्टता स्रोत से वोल्टता जा रही है, कुछ वोल्टता किस पे खर्च हो जाएगी, Z1 पे। जो खर्च होगी, जो शेष बचेगी वोल्टता वो Z3 पे जाएगी। Z3 पे वोल्टता आपके पास कितनी हो जाएगी, E माइनस Z1 इंटू में I। इस Z1 में I धारा बह रही है, I कैसे निकालोगे, इस यहां पे ये जो सर्किट दे रखा है, चूंकि आगे तो ओपन सर्किट हो गया, तो केवल सर्किट में यहां तक ही धारा बहेगी, इधर Z2 में धारा नहीं बहेगी, क्योंकि खुला परिपथ है, खुले परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती। तो आपको ओम का नियम लगाना है, V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। R का मतलब Z1 प्लस Z3, दोनों प्रतिबाधाएं श्रेणी क्रम में है, और V का मान E दे रखा है, वो I का मान वहां पे रख देंगे तो आपके पास समीकरण नंबर 5 आ जाएगी। फिर है ZTH कैसे निकालेंगे, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, A व B के मध्य मापित तुल्य प्रतिबाधा ZTH के बराबर होती है, लेकिन जब ZTH निकालेंगे तो जो स्रोत लगे हुए हैं उनको क्या कर दो, हटा दो। तो ऐसा ही अपन ने किया है,
यहाँ पे ई जो स्रोत लगा हुआ था उसको हटा दिया और ए बी के मध्य वो प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, ZTH हो जाएगी। मतलब अब ए और बी के बीच में, इधर से ए और बी के बीच में कितनी प्रतिबाधाएं हैं, उनकी तुल्य प्रतिबाधा निकाल लो। कैसे निकालोगे तुल्य प्रतिबाधा, ए व बी के बीच में कैसे जुड़ी हुई है, यहां से देखो ये आपके पास Z2 है, उसके बाद में Z1 Z3 है, ये दोनों प्रतिबाधाएं समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, Z1 और Z3। और समांतर क्रम कैसे होता है, यदि आपके पास दो प्रतिरोध दे रखे हो R1 R2 तो समांतर क्रम में उनका योग कैसे करोगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लघुत्तम लेके उसको सोल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट ये वाला आएगा। तुल्य प्रतिबाधा कितनी आएगी समांतर क्रम वाली, Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। ये जो समांतर क्रम है ये Z2 के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो Z2 के श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2, तो ये Z2 श्रेणी क्रम में जुड़ी है, तो आपके पास जो तुल्य प्रतिबाधा आएगी वो समीकरण नंबर 6 के अकॉर्डिंग आ जाएगी इस परिपथ की। समीकरण 5 और 6 का मान आप किस में रख दोगे, समीकरण नंबर 4 में रख दो। ऊपर वाली समीकरण 4 में जो वैल्यू है वो ETH की दे रखी है, देखो समीकरण 5 से, और नीचे Z2 प्लस ZR को छोड़ने के बाद जो वैल्यू बच गई वो समीकरण 6 है। तो आपके पास समीकरण 4 क्या बन जाएगी, समीकरण 7 के अकॉर्डिंग बन जाएगी IR। मतलब जो परिपथ A था उसमें जो A व B के मध्य जो प्रतिबाधा ZR लगी हुई थी, वहां पे जो उसमें जो प्रवाहित धारा है वो समीकरण 7 के अकॉर्डिंग आई है। अब परिपथ B पे चलते हैं। परिपथ B पर जो धारा है ZR में प्रवाहित, वो कैसे निकालोगे, इस सर्किट में जो धारा बहेगी, परिपथ B में जो धारा बहेगी वही ZTH से बहेगी, वही ZR से, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। और परिपथ में धारा कैसे निकालते हैं, V बराबर IR से, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V/R। V तो कितना दे रखा है ETH और R तुल्य प्रतिबाधा, ये दोनों श्रेणी क्रम में लगी हुई है, तो ZTH प्लस ZR। तो आपके पास जो ZR से प्रवाहित धारा आएगी वो कितनी आ जाएगी, समीकरण 8 के अकॉर्डिंग V बराबर V/R के अकॉर्डिंग ETH प्लस ZTH प्लस ZR। यहां से अपन देखें कि समीकरण 7 व 8 बराबर है, मतलब परिपथ A व B का जो कॉमन पार्ट है, उभयनिष्ठ पार्ट है, जो ZR प्रतिबाधा है, उनसे समान धाराएं बह रही हैं। इसका मतलब परिपथ A व B क्या होंगे, तुल्य होंगे। यही आपको सिद्ध करना था कि परिपथ A व B क्या होते हैं, तुल्य होते हैं।